Good morning, students. In this video, we will discuss long question answers of lesson 12 from history section. Begin with question 1. Write a note on the emergence of गांधी जी as a political leader. यहाँ पर हमने बताना है कि गांधी जी एक political leader के रूप में किस तरह से उभरे थे. Answer. Towards the end of First World War, 1918, गांधी जी emerged as a dynamic leader. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने का जो समय था 1918 के आसपास का, उस समय गांधी जी एक डायनामिक लीडर के रूप में उभरे थे. अंडर हिज एबल लीडरशिप द नेशनल मूवमेंट बिकम अ मास मूवमेंट. उनकी लीडरशिप के अंडर जो भी नेशनल मूवमेंट इंडिया की फ्रीडम के लिए स्टार्ट हुए थे वो मास मूवमेंट बनते जा रहे थे. मास मूवमेंट का मतलब होता है ऐसा मूवमेंट जिसमें ज़्यादा संख्या में लोग पार्टिसिपेट करें. कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुल कब होगा? जब उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे. तो ये उनकी लीडरशिप ही थी जिन्होंने सभी सेक्शन के लोगों को इंस्पायर किया कि वे नेशनल मूवमेंट में अपना रोल अदा करें. तो स्टार्ट करते हैं इनके एफर्ट्स. गांधी जी के एफर्ट्स क्या थे नेशनल मूवमेंट्स के लिए? फर्स्ट इज इन 1917 गांधी जी डिफाइड ब्रिटिश ऑर्डर्स एंड वेंट टू चंपारण बिहार फॉर इंडिगो पीजेंट्स. 1917 में क्या हुआ? गांधी जी ने ब्रिटिश के ऑर्डर्स को मना कर दिया और वे चंपारण जो बिहार में है यहाँ चले गए. किन के लिए गए? इंडिगो पीजेंट्स के लिए. वहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी? जो इंडिगो पीजेंट्स थे वो बहुत परेशान थे. इंडिगो की जो खेती होती है वो बहुत मुश्किल होती है और ये एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल था जो ब्रिटेन को चाहिए था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए. तो जो इंडिया में बहुत अच्छे से होता था, लेकिन क्या था कि भारत के किसानों को इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन बदले में उनको अच्छे प्राइस नहीं मिलते थे. तो गांधी जी ने क्या किया? 1917 में ये चंपारण गए. वहाँ पर उन्होंने इंडिगो पीजेंट्स की प्रॉब्लम्स को सुना. Then he forced the government to increase the selling price of indigo. फिर उन्होंने इंडिगो पीजेंट्स की प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वे इंडिगो को बेचने का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर दें. सेकेंड पॉइंट, इन 1918 में इन्होंने क्या किया? ही सपोर्टेड द वर्कर्स ऑफ टेक्सटाइल मिल्स इन अहमदाबाद हु वर पेड वेरी लो वेजेस. इन्होंने अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल मिल्स में काम करने वाले लोग थे उनको सपोर्ट किया क्योंकि इन्हें बहुत ही कम वेजेस मिल रहे थे. जो मिल्स के ओनर थे वो वर्कर्स को बहुत कम तनख्वाह दे रहे थे, जिसके लिए गांधी जी ने वर्कर्स को सपोर्ट किया और फिर वो जीते. मतलब वर्कर्स को अच्छे वेजेस दिए जाने लगे. थर्ड पॉइंट, इन खेड़ा गुजरात he supported the peasants who could not pay taxes as the crops had failed that year. गुजरात के खेड़ा नामक जगह पर इन्होंने क्या किया? उन पीजेंट्स का सपोर्ट किया जो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे. क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि इस साल के दौरान 1919 के दौरान उनकी जो फसल थी वो फेल हो गई थी, अच्छे से नहीं उग पाई थी, तो वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे. तो इन किसानों का इन्होंने साथ दिया. फोर्थ, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 to 1922 गांधी जी प्रमोटेड खादी एंड चरखा इंडियन एजुकेशन. इन्होंने क्या किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों को समझाया कि हमें स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करना है. इसलिए इन्होंने क्या किया? खादी और चरखे को प्रमोट किया, इंडियन एजुकेशन को प्रमोट किया इन्होंने. और इसके साथ इन्होंने क्या कहा? ही एनकरेज द इंडियंस टू बायकॉट फॉरेन गुड्स. इन्होंने इंडियंस को एनकरेज किया कि वे फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दें, मतलब विदेश में बनी हुई चीज़ों का प्रयोग वो ना करें. फिफ्थ पॉइंट, गांधी जी ब्रोक सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एट द सी शोर ऑफ डांडी विलेज. इन्होंने डांडी यात्रा की नमक कानून को तोड़ने के लिए. नमक कानून को तोड़ा कैसे? इन्होंने एक मुट्ठी भर नमक इन्होंने बनाया. नमक बनाने से नमक कानून कैसे टूटता है? तो बच्चे जो सॉल्ट लॉ था वो क्या था कि अंग्रेजों ने कहा कि नमक को बनाने की मोनोपोली हमारे पास है, मतलब भारत देश में नमक केवल हम बना सकते हैं, ब्रिटिश ही बना सकते हैं. तो गांधी जी ने कहा क्योंकि जो सॉल्ट है वो एक बेसिक ज़रूरत है लोगों की और ये हमारे ही देश में बनता है, तो हमें भी नमक बनाने का अधिकार हो. और उन्होंने अंग्रेजों के सॉल्ट लॉ को कैसे तोड़ा?
खुद नमक बनाकर। पॉइंट 6, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑल्सो स्टार्टेड अंडर गांधी जी एबल लीडरशिप। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इनकी लीडरशिप में ही स्टार्ट हुआ था। Now question 2 is discuss the contribution of Subhash Chandra Bose to the Indian freedom struggle। अब हमने जैसे गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को स्टडी किया था क्वेश्चन 1 में, अब हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस का क्या कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आंसर इज सुभाष चंद्र बोस वाज द मोस्ट डायनामिक लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इन 1939 ही लेफ्ट द कांग्रेस पार्टी। 1939 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था और इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी जिन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम दिया। बोस क्रिएटेड आज़ाद हिंद फौज और INA इन सिंगापुर। सिंगापुर में जाकर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई जिसे इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं। द सोल मिशन ऑफ दिस आर्मी वॉज टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। इस आर्मी का अकेला मिशन यही था कि वे ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना चाहते थे अपनी इंडिया की आज़ादी के लिए। जो सुभाष चंद्र बोस थे इनका मानना था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमें चाहे छीन कर लेनी पड़े, लड़कर लेनी पड़े, तो हमें ये आज़ादी के लिए चाहे हमें लड़ना पड़े तो हम लड़ाई भी करेंगे। तो इन्होंने अपनी एक फ़ौज बनाई और उसमें जो सैनिक थे वो कौन थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रिजनर्स थे, उनको इकट्ठा किया इन्होंने और अपनी एक आर्मी बनाई जिसे INA इंडियन नेशनल आर्मी का नाम दिया और इसका गठन हुआ था सिंगापुर में। The sole mission of the army was to fight against the British for the freedom of India. He gave the slogan Jai Hind and Dilli Chalo. इन्होंने slogans दिए जय हिंद और दिल्ली चलो। Next question is write a short note on. First is डांडी मार्च। डांडी मार्च पर आपको एक नोट लिखना है। डांडी मार्च was organized by Gandhi ji to break the salt law. डांडी मार्च गांधी जी द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, किस लिए? क्योंकि ये नमक कानून तोड़ना चाहते थे। इट वॉज अ 385 किलोमीटर वॉक। ये 385 किलोमीटर की वॉक थी जो स्टार्ट हुई थी साबरमती आश्रम से और ख़त्म हुई थी डांडी नामक कोस्टल विलेज पर। कब? ऑन मार्च 12, 1930 को ये स्टार्ट हुई थी साबरमती आश्रम से, मतलब गांधी जी ने साबरमती आश्रम से चलना स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 को और ये यात्रा खत्म हुई थी 6 अप्रैल 1930 को जब वे डांडी नामक कोस्टल विलेज में पहुंचे थे। हेयर गांधी जी मेड ए हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एट द सी शोर एंड दस ब्रोक द सॉल्ट लॉ। यहाँ पर इन्होंने समुद्र के किनारे मुट्ठी भर नमक बनाया और इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों के सॉल्ट लॉ को तोड़ा। नेक्स्ट इज द क्विट इंडिया मूवमेंट। Gandhiji and Congress launched the famous Quit India movement in August 1942. गांधी जी और कांग्रेस ने मिलकर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था अगस्त 1942 में। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी डिमांडेड इमीडिएट एंड ऑफ द ब्रिटिश लॉ। जो ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी थी इन्होंने डिमांड किया कि ब्रिटिश रूल को भारत में ख़त्म कर दिया जाए। मास स्ट्रगल्स वर ऑर्गेनाइज्ड ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में मास स्ट्रगल्स ऑर्गेनाइज हो गई, मतलब सभी लोगों ने इन स्ट्रगल्स में पार्टिसिपेट किया। ऑल इंडियंस वर इंस्पायर्ड बाय गांधी जी। सभी इंडियंस गांधी जी से इंस्पायर थे। क्वेश्चन 1 में हमने स्टडी किया कि कैसे इन्होंने चंपारण के किसानों के लिए अपना योगदान दिया, कैसे इन्होंने मिल वर्कर्स को अपने साथ किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि गांधी जी को जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं फ्रीडम मूवमेंट में तो हम देखते हैं कि गांधी जी ने हर वर्ग के लोगों को इंस्पायर किया था। तो यही रीजन था कि गांधी जी की जो लीडरशिप है वो एबल मानी जाती है। तो इन्होंने सभी भारतीयों को इंस्पायर किया। गांधी जी स्लोगन्स डू और डाई वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इन्होंने जो स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मरो, ये भारतीयों के लिए प्रेरणा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज्ड एक्सटेंसिव फोर्स टू क्रश द मूवमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को दबाने के लिए एक्सटेंसिव फोर्स का इस्तेमाल किया। क्वेश्चन 4, डिस्कस द फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, व्हाई डिड इट फेल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है और यह फेल क्यों हुआ था? आंसर, दिस एक्ट सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ 9 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स। इस एक्ट ने क्या सजेशन दिया कि
ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाए ब्रिटिश इंडियन स्टेट प्रोविंसेस के लिए और इंडियन स्टेट्स के लिए, मतलब जो इंडियन प्रोविंसेस ब्रिटिश के कंट्रोल में है और जो फ्री इंडियन स्टेट्स हैं उनके लिए ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाए। एट द सेंटर द सिस्टम ऑफ डायरची वॉज इंट्रोड्यूस्ड, सेंटर में डायरची इंट्रोड्यूस की गई, मतलब डुअल गवर्नमेंट। ऑटोनॉमी वॉज ग्रांटेड टू द प्रोविंसेस, और जो रियासतें थी उन्हें ऑटोनॉमी मतलब स्वशासन का अधिकार दे दिया गया। द सेंट्रल लेजिस्लेचर वॉज टू बी बाइकेमरल, सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाइकेमरल बोला गया। द टू हाउसेज बीइंग, और बाइकेमरल गवर्नमेंट के जो दो हाउसेज थे वो थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द अदर इज अ फेडरल असेंबली। द गवर्नमेंट ऑल्सो इंजॉयड स्पेशल पावर्स सच एज फुल कंट्रोल ओवर द सिविल सर्विसेज एंड पुलिस। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्हें स्पेशल पावर्स दी गई इस एक्ट में, जैसे कि फुल कंट्रोल ऑन सिविल सर्विसेज एंड पुलिस। दिस एक्ट वॉज अ फेलियर, यह एक्ट फेल हो गया था एज इट डिड नॉट सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ द इंडियंस, क्योंकि इस एक्ट में इंडियंस की भलाई के लिए कुछ भी इंडियंस को दिखाई नहीं दिया था। जो सिविल सर्विसेज थी, जो पुलिस थी, उस पर ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल कर लिया था, इंडियंस कैसे सेटिस्फाइड हो सकते थे। तो यही रीज़न था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेल हो गया था, जो 1950 भारत के आज़ाद होने के बाद इस एक्ट को बिल्कुल ही रद्द कर दिया गया, क्योंकि भारत का अपना संविधान बन चुका था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं, आप इन्हें अपनी फेयर नोटबुक पर लिख लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।